खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। और ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर। मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि वादा किया था, सेकंड पार्ट एमएनएस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वो लेके चले आए हैं। और इसको बताने से जस्ट पहले ये भी बता दूं कि एयरफोर्स वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन एमएनएस में क्योंकि उस लेवल का नहीं है तो उतना ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और वीडियो शुरू हो उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वीडियो को तुरंत आते ही जैसे ही चैनल पे पहुँचो तुरंत वीडियो को पहले तो एक तरफ से लाइक करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो घंटी बजाओ, लाल वाला घंटी बजाओ, ठीक है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जो भी है। कल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हो वो अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखे तो पहला वाला पार्ट आ चुका, उसको जाकर के देख ले, ठीक है। इसी चैनल पे जाकर सर्च बॉक्स में सर्च कर लो विनीत ठाकुर। न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसके एग्जांपल्स हमने बताए थे कि बस में अचानक से ब्रेक लगने पे हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, अचानक से बस चलने पे हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। ये वाला सिचुएशन कार या गाड़ी यानी बाइक में भी हो सकता है, अचानक से झुक जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि बस या ट्रेन से उतरते हैं हम कुछ दूर दौड़ते हुए आगे तक चले जाते हैं, अगर हम उल्टा उतर जाए तो हमको गिरने का संभावना ज्यादा होता है। ये सब मैंने बताया था, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी हो सकता है कि जब किसी मोड़ पे आप मुड़ते हो, देखा होगा आपने कि अगर स्पीड में किसी कार में बैठे हो, अगर कार में बैठ करके स्पीड में बहुत तेजी से मोड़ पे कोई मुड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग झटके से मोड़ की तरफ ही झुक जाते हैं। मतलब जब आपको बहुत तेजी से कोई मोड़े कार में बैठा कर तो देखो सारे के सारे लोगों पर जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम जा रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जाना हमारे लिए पॉसिबल होता है। लेकिन जब अचानक से मुड़ते हैं तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो इतने सारे एप्लीकेशन थे। फिर हमने सेकंड लॉ पढ़ा। सेकंड लॉ में हमने पढ़ लिया था F बराबर ma आ गया था, F बराबर हो गया डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। हमने कहा था जो फोर्स होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने रख दिया था, तो हमने लास्ट में निकाला था कि फोर्स की वैल्यू आ गई थी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। मतलब कि इन अदर फॉर्म हमने सेकंड लॉ को ये पढ़ाया था कि the external force applied on a system will be always the rate of change of momentum of system। मतलब किसी भी सिस्टम पर लगाया गया जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बाह्य बल होगा, वो सिस्टम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। इतना हम लोगों ने सुन लिया था, ठीक है बेटा। तो अब तो सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड लॉ का पढ़ने से जस्ट पहले हम लोगों को एक चीज पढ़ना जिसको कहते हैं आवेग यानी इंपल्स। क्या कहते हैं, इंपल्स। तो फटाफट उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग कि इंपल्स क्या होता है, वो सेकंड लॉ के अंदर ही आता है। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इसी को हिंदी में कहते हैं आवेग। अगर हिंदी वाले बच्चे कुछ हो तो आप इसको समझ लेना, इसको कहते हैं आवेग, ठीक है। तो आवेग का मतलब जो होता है, देखो आवेग जो है इंपल्स जो है, इंपल्स कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन मोमेंटम में चेंज जो होता है उसको इतनी बार यूज किया जा रहा था, इसीलिए कहा गया कि यार अब इससे अच्छा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बना ली जाए जिससे हमको बार बार चेंज इन मोमेंटम वर्ड का यूज न करना पड़े। तो लोगों ने क्या किया, फिर चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बना दिया। मतलब जो इंपल्स है वो क्या है, वो है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज नोन एज इंपल्स। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज नोन एज इंपल्स। मतलब अगर इंपल्स को I से डिनोट करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, इंपल्स को I से डिनोट करते हैं तो मोमेंटम को क्या करेंगे, डेल्टा p। ये है चेंज इन मोमेंटम और इसी को क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स कहते हैं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था F बराबर होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो जाहिर सी बात है यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू डेल्टा t। तो इंपल्स का जो मेन फार्मूला आ गया वो आ गया F इंटू डेल्टा t के बराबर। मेरी बात ध्यान सुनना। तो I की वैल्यू जो आ गई वो आ गई F इंटू डेल्टा t। I की वैल्यू क्या होगी बेटा,
F into डेल्टा टी। अब यही सेकंड लॉ का एप्लीकेशन या इंपल्स के एप्लीकेशन में समझाने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले इंपल्स जो होता है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है I जो है वो डेल्टा टी के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और वही F into डेल्टा टी के बराबर है, ठीक है बेटा। तो ये क्योंकि मोमेंटम जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, इंपल्स भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन एमएनएस में पूछेगा। देखो आई बराबर एफ इनटू डेल्टा टी, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन और सेकंड। और इसका ऐसा यूनिट और क्या हो सकता है, और इसी का ऐसा यूनिट हो सकता है जो इंपल्स का होता है, और इंपल्स का हमने कल क्या बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन सेकंड को आप और क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो किसका होता है, ml t की पावर -1, जो मोमेंटम का। तो पहले नंबर तो हम देख लें, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो बेटा उसका जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, मैं बहुत मार्क कर लेता, ठीक है। तो आई डेल्टा एफ सी का सब कुछ सही है, ठीक है ना, फटाफट लिख लो इसको। तो डायमेंशनल फार्मूला ml t की पावर -1, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ml t की पावर -1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नजर से ज़माने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना। अब ये पूरा लिख लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, मैं एक बार लिखूंगा उसके एप्लीकेशन दिखाऊंगा। अब I की वैल्यू आपको बस यही समझना कि I की वैल्यू हो गया F into डेल्टा टी। अब किसी भी चीज के लिए जो I की वैल्यू होती है, समझना, किसी भी चीज के लिए जो I की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। किसी भी प्रोसेस के लिए आप उसमें फोर्स और डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल की वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हो, मेरी बात समझना। तो I की वैल्यू हमने लिखा, मान लो कि हमने किसी प्रोसेस के लिए I की वैल्यू लिया 100, और जब फोर्स ज्यादा, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वही है इंपल्स। इंपल्स क्या है बेटा, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इंटरवल फॉर द प्रोसेस। दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और दोनों का प्रोडक्ट फोर्स इनटू डेल्टा टी है जो है वो है। अब फोर्स को अगर हमने ले लिया इस समय 100 सेकंड, तो 100 न्यूटन अगर फोर्स ले लिया तुमने, 100 न्यूटन फोर्स ले लिया, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 1 सेकंड, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 100 आएगा, क्योंकि तुमने I की वैल्यू यानी इंपल्स की वैल्यू 100 ले लिया। यानी जैसे जैसे, अब देखो इधर हमने फोर्स को घटा दिया, 50 न्यूटन कर दिया, तो टाइम इंटरवल अपने आप बढ़ गया। अगर हमने फोर्स को हमने 25 कर दिया, तो टाइम इंटरवल अपने आप बढ़ के 4 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो 100 ही आना चाहिए। हमने इसको कर दिया 20, तो इसको कर दिया 5 बढ़ा के, हमने इसको कर दिया 10, तो इसको क्या कर दिया 10, हमने इसको कर दिया 5, तो इसको क्या कर दिया 20, हमने इसको कर दिया 2, तो इसको क्या कर दिया 50, हमने इसको कर दिया 1 सेकंड, तो इसको कर दिया 100। इसका मतलब ये है, मेरी बात ध्यान सुनना, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू घटा रहे हो वैसे वैसे टाइम की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब फोर्स बढ़ा रहा है तो डेल्टा टी बढ़ रहा है, फोर्स घटा रहे हो तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी फोर्स घटा रहे हो तो ये बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हो तो डेल्टा टी की वैल्यू कम हो रहा है। आप देख लो, नॉर्मल सी बात है बेटा, सामने लिखा हुआ है 100 न्यूटन लगा रहा तो 1 सेकंड लग रहा है, घटा करके 50 न्यूटन कर दिया तो जाहिर सी बात है 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए इंपल्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इंपल्स की वैल्यू कभी बदल नहीं सकते हो, समझ में आई बात। अब समझो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछ लेगा, पहला चीज आपसे ये पूछ लेगा कि भैया, पहला पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि जब हम जमीन पे गिरते हैं, जैसे जमीन है, जमीन मान लो कि ये टाइल लगी हुई है यहाँ पे, जब टाइल पे आदमी गिरता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर वो स्पंज पे गिरता है तो उसको कम चोट लगती है। अगर स्पंज पे गिरते हो तो कम चोट लगती है, या रेत में गिरते हो तो कम चोट लगती है, लेकिन टाइल पे गिरते हो तो ज्यादा चोट लगती है। पहले एप्लीकेशन में क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप क्या बताओगे, क्योंकि जब हम टाइल पे गिरते हैं तो देखो चटाक से तुरंत डायरेक्ट जो बॉडी होती है, जैसे मान लो कि ये टाइल है, अब ये बॉडी है, बॉडी आएगी तो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट हिट हो जाएगी। जैसे ये टाइल है तो बॉडी आएगी, डायरेक्ट हिट हुई, पता कि आई और ऐसे चट करके आवाज आया, लेकिन ये जो सरफेस है बहुत सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही बॉडी इससे टकराएगी तो इसके अंदर तो जा नहीं सकती, तो पट से करके चोट लगा तुमको, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है। जो इंटरेक्शन हो रहा है जब आप इस पे गिरे हो, जैसे जब आप गिरे हो इस पे टाइल पे, तो आपकी बॉडी और टाइल का जो इंटरेक्शन हो बहुत कम टाइम के लिए हुआ, तो जाहिर सी बात बेटा
जब टाइम कम लगा है तो फोर्स ज्यादा लगा, लेकिन जब आप स्पंज पे गिरे हो, मेरी बात ध्यान दो, जब आप स्पंज पे गिरे हो या फिर आप रेत में गिरे हो, तो जैसे ही बॉडी इससे इंटरेक्ट हुई, जब बॉडी से अटैच हुई, तो आपको पता होगा कि रेत के अंदर कुछ दूरी तक बॉडी घुसती हुई चली जाती है, या स्पंज होता है तो दबता हुआ चला जाता है ना बेटा। या फिर और हम एक चीज दिखा सकते हैं आपको, जैसे मान लो कि स्पंज की बात करो तो आपने देखा होगा, क्या आपने देखा होगा कि घर में सोफा लगा होता था, सोफा में, तो सोफे में जब आप बैठते हो तो तुरंत थोड़ी ना बैठते हो, ये स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग धीरे धीरे लेकर के आपको नीचे लेके जाती है, ऐसे सोफे में बैठते हो तो स्प्रिंग धीरे धीरे लेके जाती है। तो जब स्प्रिंग आपको धीरे धीरे लेकर जा रही है नीचे, अगर स्प्रिंग ना होती धड़ाक से लेकर जाते, लेकिन स्प्रिंग थी तो अब स्प्रिंग के ऊपर गिरोगे तो ऐसे गिरोगे, फिर ऐसे धीरे धीरे लेके गई। तो जब टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए आपको चोट कम लगा। और टाइम इंटरवल कम था तो आपको चोट ज्यादा लगना था, समझ में आएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा था। इसलिए आपसे कोई पूछा कि भैया टाइल पे हमको ज्यादा चोट लगती है, टाइल पे हमको ज्यादा चोट लगती है, लेकिन हम रेत में गिरते हैं या मिट्टी में गिरते हैं या जो भी चीजें हों अगर खरपतवार टाइप की, तो उस पर हमको कम चोट लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्पंजी होता है, और जब हम उसके सरफेस पे गिरते हैं तो वो सरफेस हमारी बॉडी को कुछ दूर मूव करवाता हुआ नीचे तक लेके जाता है, जिसमें टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। और जब टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ जाता तो फोर्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाता है, जिससे हमको कम चोट लगता है। समझ में आई बात? तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जब किसी बॉल को कैच करता है, जैसे मान लो कि ये है, जैसे मान लो कि जब हम किसी बॉल को कैच करते हैं ऐसे, आपने देखा होगा कि जब एडम गिलक्रिस्ट ने ऑफ पे मैथ्यू हेडन ने मारा था तो युवराज सिंह ऑफ पे जाकर के कैच किए थे, ऐसे बहुत तेज, हाथ उनका फट गया था। तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब बहुत स्पीड में बॉल आ रही है और वो फटाक से ऐसे करके कैच किए, तो ऐसे करके कैच लिए तो हमने हाथ को ज्यादा देर मूव नहीं कराया, तो डेल्टा टी बहुत कम, टाइम इंटरवल बहुत कम, इसलिए फोर्स ज्यादा, तो हमको चोट लगेगी। तो हमारे कैच लेने का सही तरीका क्या है? हम जब ऐसे बॉल पकड़ते हैं ना, जैसे बॉल आई करे तो बॉल पकड़ने के बाद ऐसे घूम जाते हैं। देखो आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को देखोगे तो कैच पकड़ने के बाद ऐसे घूम जाता है। तो कैच पकड़ने के बाद ऐसे घूमने का मतलब क्या है? हम यहाँ से लेकर के बॉल यहाँ पकड़े, लेकिन उसको लाके रोके कहाँ? ये ऐसे करके यहाँ पे लाके रोके। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाके रोकने में हमने उसको दिया डेल्टा टी टाइम, और डेल्टा टी टाइम देने की वजह से टाइम इंटरवल बढ़ा, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो इंपल्स होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, जाहिर सी बात है। तो जब आपने डेल्टा टी दिया ज्यादा देर तक तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, इसलिए आपको चोट कम लगी। अगर आप डायरेक्ट कैच कर रहे हो तो डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल की वैल्यू कम है, इसलिए आपको फोर्स ज्यादा लगेगा और आपको चोट ज्यादा लगेगी। समझ गए बात को? तो टाइम इंटरवल की वैल्यू क्या है बेटा? टाइम इंटरवल की वैल्यू कम है, सॉरी ज्यादा है, इसलिए हमको ऐसे कैच करने में चोट कम लगती है, इसलिए खिलाड़ियों को ऐसे चोट कैच करना होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने देखा होगा कि यार जब बहुत तेजी से कोई खिड़की पे बॉल मारता है, आप बताया गया होगा आपको कि जब कोई खिड़की पे पत्थर मारता है तो खिड़की फूट जाती है, लेकिन अगर बंदूक की गोली मारी जाए, जब कोई खिड़की पे पत्थर मारता है तो खिड़की टूट जाती है, लेकिन अगर बंदूक की, देखो तीसरा एप्लीकेशन है ये, अगर खिड़की है, जैसे ये खिड़की है, अगर आपने पत्थर मारा इस खिड़की पे तो खिड़की ऐसे करके टूटेगी, लेकिन अगर आपने बंदूक से गोली मारा तो आपको दिखेगा कि एक बढ़िया सा होल हो गया, एकदम गोल सा होल होगा गोली से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तुमने पत्थर फेंक के मारा, जैसे मान लो तुमने पत्थर फेंक के मारा, तो अब एक बॉडी, एक नॉर्मल आदमी के पास कितना पावर होगा, वो कितनी स्पीड में ये पत्थर फेंक पाएगा? बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं फेंक पाएगा। तो पत्थर को हमारे हाथ से लेके खिड़की तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और जब डेल्टा टी ज्यादा लगेगा तो फोर्स की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब फोर्स की वैल्यू कम फोर्स से जाके टकराएगा तो जाहिर सी बात है शीशा केवल चिटक के रह जाएगा, लेकिन क्योंकि बंदूक की गोली बहुत स्पीड में जाएगी और ज्यादा स्पीड में जाएगी तो डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम। अगर डेल्टा टी की वैल्यू कम तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो बहुत स्पीड में जाएगी और टकराएगी, फटाक से खिड़की को गोल सा होल करके निकल जाएगी। तो ये है एप्लीकेशन में तीसरा, मतलब चौथा, तीसरा एप्लीकेशन ये है। चौथा एप्लीकेशन ये है आपका, देखो मैं समझा रहा हूँ, आप लिखते रहना। चौथा एप्लीकेशन ये है कि जब हम कंबल को, जैसे मान लो कि ये कंबल है, गंदा सा रुमाल भी है, लेकिन समझो घर पे है, कौन सा नहीं जा रहा। देखो जैसे कंबल है, कहते हैं कि जब कंबल को धीरे धीरे ऐसे हिलाया जाता है, धीरे धीरे, तो उससे जो धूल है वो बहुत कम निकलती है। लेकिन अगर कंबल को एक झटके से करा जाए, ऐसे भाई ये कंबल था, पहले ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं तो धूल कम निकल रही है, डस्ट के पार्टिकल्स कंबल से कम अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक झटके से करें ऐसे, तो देखो इसके धूल के पार्टिकल्स अलग हो पा रहे हैं।
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी यही है कि डेल्टा टी की वैल्यू अगर कम, जैसे मान लो जब हम कंबल को धीरे धीरे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं, तो धूल के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल ज्यादा अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। जब धीरे धीरे कर रहे हैं तो डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल ज्यादा लगा रहे हैं। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा लगा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है? कम। हमने टाइम इंटरवल लगा दिया 20 सेकंड, तो फोर्स कितना लगा? 5 ही न्यूटन। लेकिन अगर हमने टाइम इंटरवल कम किया, ऐसे किया, मतलब कि हमने टाइम इंटरवल केवल कितना रखा? 1 सेकंड, तो फोर्स कितना लगेगा? 100 न्यूटन। यानी कम टाइम इंटरवल रखने पे फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स कंबल से अचानक से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। अगला एप्लीकेशन और आता है रिंपल्स का, और एप्लीकेशन आता है कि भाई घर में जो सोफे लगे होते हैं, ये तो मैंने एक बार बता दिया लेकिन फिर से बता रहा हूँ, घर में जो सोफे लगे होते हैं, या आप महंगी गाड़ियां मतलब जैसे मान लो कि आपके पास, मान लो कि गाड़ी है मर्सिडीज। अब जाहिर सी बात है, मर्सिडीज जो गाड़ी होती है ना, वो अपने आप में एक दमदार गाड़ी है और बहुत ही महंगी गाड़ी है। मर्सिडीज है, ऑडी है, ठीक है ना बेटा? तो मर्सिडीज और ऑडी जो गाड़ियां होती हैं, मर्सिडीज जो गाड़ियां होती हैं और ऑडी जो गाड़ी होती है, अब इन लोगों की कीमत ज्यादा होती है, तो इनके अंदर जो सीटें होती है ना, उनमें बहुत महंगी स्प्रिंग लगी होती है। चाहे मर्सिडीज ले लो, चाहे ऑडी ले लो, समझ में आई बात? चाहे BMW ले लो, ठीक है? तो ऑडी ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, लैम्बोर्गिनी ले लो, फरारी ले लो, स्पार्टा ले लो, सेडान ले लो, जितनी गाड़ियां महंगी आती हैं, हुडी ले लो, हमर ले लो, ठीक है? ये सारी गाड़ियों का जो अभी मैं बता रहा था ना, इसमें जो स्प्रिंग लगता है, मतलब कि सॉकेट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बाइक, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो बाइक होता है, बाइक में सॉकर लगा होता है, आपने देखा होगा, उसमें भी कमानी लगा होता, सॉकर लगा होता। आपने देखा होगा ये है पहिया और ये बाइक है। बाइक के पहिए में ना, यहाँ से एक आता जो हैंडल से जाके जुड़ता, अब यहीं पे जो है स्प्रिंग जुड़ी होती है। स्प्रिंग कैसे जुड़ी होती है? देखो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे लगी होती है, ऐसे। लेकिन लोगों को दिखे ना, क्योंकि अगर स्प्रिंग ऐसे बाहर निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर से एक कवर चढ़ा दिया जाता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, पहिए के ऊपर ऐसे होता है। और जब आप ब्रेक लगाते हो, तो थोड़ा सा नीचे जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप ब्रेक लगाते हो या ब्रेकर आता है तो शो से करके बैठ जाता है। तो ये ब्रेकर में इसीलिए पहले के जमाने में क्या था? पहले जमाने में CT 100 हो गया, टाटा सुमो हो गया, ऐसे थर्ड क्वालिटी गाड़ियां थी, और जो अचानक से ब्रेकर आता था तो कमर में दर्द होता था, आयोडेक्स लगाते थे, लोगों को बहुत ज्यादा चोट भी लग जाता था, ठीक है? लेकिन आज के टाइम में बहुत महंगी गाड़ियां आ गई, महंगी गाड़ियां, तो उसमें जो अच्छे पहले के, और वैसे भी CT 100 वगैरह जो गाड़ियां आती थी, उसकी स्प्रिंग जो है वो थर्ड क्वालिटी की होती थी। तो जैसे ही खड्डा आया, खड्डा ऐसे जाके पीछे जाती है, क्योंकि इसमें ताकत बहुत कम होती है। अगर थर्ड क्वालिटी का स्प्रिंग आप यूज कर रहे हो, तो जब ऐसे जाके पीछे गई तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम, टाइम इंटरवल कम, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो चोट ज्यादा लगेगा आपको। इसीलिए अच्छी जो महंगी गाड़ियां हैं, ऑडी वगैरह में बैठ के, अगर Q7 वगैरह में बैठ के जा रहे हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते में कोई गड्ढा आया भी था कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे मान लो कि इसके ऊपर आपकी कुर्सी इसी पे बैठे हो और गड्ढा आया, अगर ये टाटा सुमो या बुलेरो है तो गड्ढा आया, फिर ऐसे आपको लेके गया, आपको थोड़ा सा चोट का एहसास हुआ। अगर बड़े बड़े गड्ढे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कमर दर्द करेगा, रात में आयोडेक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मर्सिडीज या ऐसे लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ियां, तो उनके अंदर जो सॉकर्स लगाए जाते हैं, उनकी स्प्रिंग बहुत अच्छी होती है। तो स्प्रिंग का यूज क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का यूज इसमें यही है कि ये क्या करेंगे, जब गड्ढा आएगा तो ये आपको ऐसे धीरे धीरे नीचे लेके जाएगा, ऐसे फिर धीरे धीरे ऊपर लेके आएगा, तो आपको पता ही नहीं चला कि कब आप नीचे कब ऊपर। यानी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत बढ़ गई, धीरे धीरे नीचे लेके गया और धीरे धीरे ऊपर लेके गया। तो जब डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए आपको चोट ही नहीं लगा। तो गाड़ियों के जो शॉकर्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वो सेकंड लॉ पे आधारित होते हैं, वो इंपल्स पे बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आई बात? तो गाड़ियों में जो शॉकर्स लगाए जाते हैं ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। दूसरा होता है, आपने ओवर ब्रिज पे देखा होगा, जब ओवर ब्रिज से होकर गाड़ियां गुजरती हैं तो उसमें खट खट की आवाजें होती हैं। खट खट की आवाजें इसीलिए होती हैं क्योंकि ओवर ब्रिज के अंदर भी स्प्रिंग का यूज किया जाता है, इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिससे गाड़ियां जब इसके ऊपर से जाती हैं तो स्प्रिंग जो होता है उनको धीरे से नीचे लेके जाता है, फिर जब गाड़ियां उतर जाती हैं तो फिर वो फिर से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इतने जगहों पर न्यूटन सेकंड लॉ का यूज है और ये एप्लीकेशंस है न्यूटन सेकंड लॉ के, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। और भी हम मान लो एक आध हमसे छूट गया होगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ और उसके एप्लीकेशन मिटा दो इसको फटाक से,
हो सकता है एप्लीकेशन इस वीडियो में ना हो पाए तो अगली वीडियो में मैं करूंगा, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? सेकंड लॉ के इतने सारे एप्लीकेशंस थे, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ? थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तुमको देखा तो ही ख्याल आया, जिंदगी जब से मिलने लगी तुमसे रातें मेरी। देखो एक तो ये हो गया है ना बेटा। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ के एप्लीकेशन हमने जान लिए कि भाई इतनी सारी चीजें हमने बता दी। यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन होते हैं, खिड़की को टूटने में, कंबल से धूल निकलने में, उसके बाद फिर सॉकर्स जो बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज में जो स्प्रिंग लगाया जाता है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सब हम जान लिया। जमीन पे गिरते हैं तो कम ज्यादा चोट लगती है, रेत में कम चोट लगती है। ये सारे एप्लीकेशन हो गए न्यूटन सेकंड लॉ के। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पहले थे, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद लिफ्ट है, तो हमको बनाना है 2 वीडियो इसी में, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा, और अगर एक ही वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपने पास स्टोरेज की दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा अभी हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दुनिया में जितने भी एक्शन हैं उन सब का एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन है। मतलब कि जैसे मैं ऐसे मारूं तो जितना तेजी से मैं मारूंगा इससे, उतना तेजी से मुझे भी चोट लगेगा। समझ में आएगा? अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो खींच के चटाक के, तो जितना तेज उसके गाल पे लगेगा उतना ही तेज आपके हाथ में लगेगा। वो अलग बात है कि आपके यहाँ की जो सेल्स हैं वो कम सेंसिटिव हैं इन द कंपैरिजन ऑफ उसके गाल पे। तो गाल का जो भाई यहाँ का जो लेयर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तड़ाक से चोट लगा बहुत ज्यादा चोट लगेगा, इस पे कम। लेकिन आप जितनी तेजी से कहीं भी मार रहे हो तो उतना ही स्पीड में आपको चोट लगना तय है। हम जैसे जो हमारा वेट आता है, देखो अब अर्थ जो है, अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है mg नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स हम अर्थ के सरफेस जो हमारे ऊपर लगा रही होती है, जिससे जो वेट मशीन होता है हमारा वेट मेजर करके हमको दे रहा होता है। समझ में आई बात? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उनके इक्वल और ऑपोजिट फोर्स दुनिया में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मतलब ये है कि अगर ये कोई फोर्स है, कोई ए है, मान लो कि कोई है ए, है ना बेटा, और ये है कोई बी, ये कोई है ए और ये कोई है बी। तो ए ने बी पे अगर फोर्स लगाया, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ ए और इसने लगाया एफ बी, तो एफ ए जो होगा वो ऑलवेज एफ बी के बराबर होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा माइनस एफ ऑफ वेक्टर बी। माइनस साइन हमने केवल डायरेक्शन के लिए लिखा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। माइनस साइन केवल इतना ही बताता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों, अगर ए जितना फोर्स लगाएगा बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ में आएगा? ये है न्यूटन्स कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया बेटा? तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको याद रखना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन। सबसे पहला मूविंग यानी चलने में। चलने में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करते हैं। कैसे? मूविंग है, चलने में न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि हम ये हैं, तो जमीन पे चल रहे हो तुम, तो जमीन पे चल रहे हो, ऐसे चलोगे तो जितना फोर्स तुम लगाओगे जमीन पे, देखो अगर कहीं जमीन पे फिसलन होती तो क्या हम उस पे चल सकते हैं? अगर मान लो जमीन पे पूरा सरसों का तेल पड़ा हुआ और टाइल है, टाइल के ऊपर भयंकर सरसों का तेल पड़ा हुआ, तो चल पाओगे कि फिसल के गिर जाओगे? गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यानी चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। लेकिन ये न्यूटन थर्ड लॉ पे है, जब हम जमीन पे फोर्स लगा रहे होते हैं, देखो हम जमीन पे लगाते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जमीन हम पे फ्रिक्शन फोर्स लगाती है आगे के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे होते हैं। समझ में आई बात? जिसकी वजह से हम देखो जब हम चल रहे होते हैं तो हम जमीन पे फोर्स लगा रहे होते हैं पीछे की तरफ, और जब पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हम फिर जमीन हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे हम आगे चल पाएंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ का पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है वेट। वेट, हमारा वेट जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है? न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। जैसे वेट मशीन पे आप रखते हो कोई सामान, जैसे मान लो वेट मशीन पे कोई सामान रख दिया या किसी को बैठा दिया तुमने, वेट मशीन के भैया बैठो, तो ये इसका क्या होगा? mg नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जितना mg लगेगा उतना ही फोर्स, नॉर्मल फोर्स भाई, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो जितना mg नीचे की तरफ लगाओगे उतना ही नॉर्मल फोर्स ये इस सरफेस के ऊपर की तरफ लगेगा, और इसी नॉर्मल फोर्स की रीडिंग मशीन देता है। n बराबर जो होगा वो ऑलवेज किसके होगा, mg के बराबर, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हमारा जो वेट होता है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ही आया होगा बेटा, ठीक है। ये तो दो हो गया एप्लीकेशन। तो मूविंग हो गया, दूसरा क्या होगा, वेट हो गया। इसको लिखते रहना क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा। तीसरा है स्विमिंग। तीसरा क्या है बेटा, स्विमिंग। न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ही स्विमिंग भी आता है। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको देखो, स्विमिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि पानी है, पानी में कैसे तैरते हैं हम लोग। पानी में तैरने के लिए हम लोग हाथ से पानी को क्या करते हैं, हाथ से पानी को, है ना बेटा। जैसे मान लो कि जब तैरते हो तो पानी से कैसे तैरते हो, जैसे मान लो ये तुम तैर रहे हो, तो ये क्या करोगे, तैरने के लिए क्या करते हो, ऐसे देखो जब हम पानी में तैरते हो तो पानी को पीछे की तरफ ऐसे ऐसे फेंकते हैं, यानी पानी पे फोर्स लगाए तो इस डायरेक्शन में, पानी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे, इस डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ पानी को धक्का दोगे तो पानी तुम पे फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब हम तैर रहे होते हैं तो पानी को पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे रहे होते हैं और पानी हम पर फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ। तो स्विमिंग भी न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन की वजह से होता है। चौथा आता है ड्राइविंग। गाड़ी अगर आप चला रहे हो, गाड़ी ड्राइविंग में, तो गाड़ी में भी मैं समझा दे रहा हूँ कि ये है पहिया, ये है पहिया, और ये चल रहा, देखो घूम रहा है ऐसे, अगर चल रहा है आगे की तरफ घूम रहा है ऐसे, तो इस वाले पॉइंट में ये फोर्स जमीन पर लगाता है इधर की तरफ, और जमीन इस पर फोर्स लगाती है आगे की तरफ, जिसकी वजह से पहिया आगे चल पा रहा होता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ड्राइविंग में भी हम न्यूटन थर्ड लॉ का यूज कर लिया। उसके बाद फिर आता है क्या, शिप आता है, शिप, पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज, तो पानी वाले जहाज में, पानी वाला जहाज तो होता बड़ा सा है, मान लो कि अपने को तो नहीं पता कैसा है, बरसात वाला पानी वाला जहाज हमने बना लिया, जो हम लोग छोटे छोटे थे तो बनाते थे। तो मान लो कि ऐसे पानी वाला जहाज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े एग्जॉस्टर फैंस लगे होते हैं, नीचे आपको ऐसे दिखेगा इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो पानी को बहुत तेजी से पीछे खींचता है। आप जाकर किसी मूवी में देखे होंगे, जैसे पीओटीसी, जिसने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखा हुआ है, या फिर जिसने भी वो देखा हुआ मूवी, क्या कहते हैं, टाइटैनिक मूवी देखा हुआ है, या जिसने भी बड़ी शिप वाली मूवी देखा होगा, या जिसने भी स्टीमर धूम 2 वगैरह मूवी देखे होगा, या धूम पार्ट 1 देखे हो, तो स्टीमर में देखे होंगे कि पानी खूब तेजी से पीछे की तरफ ऐसे निकलता है, बहुत तेजी से। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम लोग तैर रहे होते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धक्का लगा देते हैं, ऐसे इसमें भी इंजन लगा होता है और ये पानी को तेजी से पीछे की तरफ खींचता है। तो पानी पे फोर्स ये किधर लगाता है, पीछे की तरफ। तो बताओ पानी जहाज पे फोर्स किधर लगाएगा, शिप पे फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ। ये पानी पर फोर्स, पानी को खूब तेजी से इंजन, इसका जो होता है फैन जो होता है वो, जैसे मान लो आपने देखा किचन में लगा होता है एग्जॉस्टर फैन, तो अंदर वाली हवा को बाहर की तरफ खींच रहा होता है, ऐसे एग्जॉस्टर फैन ऐसे लगा होता है कि ये पानी को ऐसे खूब तेजी से आगे वाले पानी को खींचता है और पीछे की तरफ बहुत तेजी से पिचकारी की तरीके से निकाल रहा होता है। तो जितनी तेजी से पानी को खींच रहा होता है उतनी तेजी से पानी फोर्स लगा रहा होता है इस शिप पे, तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसमें एक्सेलरेटर लगा होता है, जब एक्सेलरेटर बहुत तेजी से करते हैं, आपने देखा होगा धूम में स्टीमर से आपसे एक बच्चा जो है गुंडो का पीछा करता है, तो जितनी तेजी से एक्सेलरेटर ऐसा करेगा उतनी तेजी से पानी पीछे की तरफ निकलेगा। समझ में आ रही बात, और उतनी तेजी से नाव आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन जो शिप में हो रहा होता है। एरोप्लेन में भी पहले यही सिस्टम होता था, एरोप्लेन में भी पहले यही सिस्टम होता था। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में जब एरोप्लेन बनता था, जैसे मान लो एरोप्लेन में ऐसे पत्तियां होती थी, ठीक है ना, और ये करके ऐसे एरोप्लेन है, तो इस पे भी छोटे छोटे ऐसे बने होते थे और यहाँ पे भी एग्जॉस्टर फैन बने होते थे। तो इसमें भी ये हवा को बहुत तेजी से पीछे की तरफ खींचता था, ये हवा को बहुत तेजी से पीछे की तरफ खींचता था, जिसकी वजह से एयर पे फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, तो एयर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। एरोप्लेन हो गया या शिप हो गया, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, ठीक है ना। एरोप्लेन हो गया या शिप हो गया, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें जो एग्जॉस्टर फैंस होते थे वो आगे वाले हवा को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचते थे, तो हवा इस पर फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ। समझ में आ रही बातें। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, जितना तेजी से पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उतना तेजी से आगे की तरफ फोर्स लगेगा, और इस तरीके से ये नाव भी चल जाता था, इस तरीके से एरोप्लेन भी चल जाता था। उसका ये तो हो गया शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, मूविंग हो गया, वेट हो गया, स्विमिंग हो गया, ड्राइविंग। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है बंदूक। इसको मिटा दें। तो देखो आपने देखा होगा, अगर इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही उसमें जा चुके हैं, देखो तो बंदूक जो होता है, तीसरा है गन, गन हो गया या टैंक हो गया, गन हो गया या टैंक हो गया।
तो गन या टैंक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टैंक होता है उसका वेट इतना ज्यादा क्यों रखा जाए। टैंक देखो ना, बॉर्डर मूवी या टैंको चार्ली या एलओसी कारगिल अगर देखो तो आपने टैंक देखा होगा। टैंक का मतलब होता है जिससे बहुत बड़े बड़े बम को विस्फोट किया जाता है। या फिर गन आपने देखा ही होगा, गन को कंधे से लगाकर क्यों मारा जाता है। तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, देखो एक्चुअली में क्या सिस्टम है कि गन को एक्चुअली में जब हम फायर करते हैं तो ये गोली पे गन जो होता है, जब हम फायर करते हैं ना, देखो एक्चुअली में क्या सिस्टम है, जब हम गोली फायर करते हैं तो गन जो होता है वो गोली पे फोर्स लगाता है F। तो मान लो गोली पे फोर्स लगाया गन ने F, इस तरफ फोर्स लगाया F, तो गोली भी गन पे फोर्स क्या लगाएगा F। जाहिर सी बात है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गन को फायर करो, जब भी गन को फायर करो तो उसको कहां से लगाओ, अपने कंधे पे लगा कर, कैसे, अपने कंधे पे लगा करके फिर गन को फायर करो। अब अगर पिस्टल है, रिवॉल्वर है, कट्टा है 315, तो इसको हम लगाने से होता है क्योंकि वो छोटा सा होता है तो उसको सपोर्ट अपने अंगूठे से ही मिल जा रहा होता है। लेकिन अगर वो AK-47 है या फिर राइफल है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, डबल बैरल, सिंगल बैरल, तो उनको आप फायर करने के लिए कंधे से लगाओगे, नहीं तो आपका निशाना चूक जाएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे करके फिर फायर किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके फायर करने पे ये होता है कि जब गोली पे फोर्स लगाता है बंदूक जितना आगे की तरफ उतना ही गोली पीछे की तरफ लगा रही होती है, इस धक्के को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, चाहे टैंक में क्या होता है, टैंक का जो वेट होता है इतना ज्यादा इसीलिए रखा जाता है टैंक का वेट, जिससे अगर मान लो, अब क्योंकि बंदूक में तो छोटी सी गोली थी तो आदमी कर लिया, लेकिन अगर मान लो कि यही बंदूक होता, नॉर्मल बंदूक, और एक आदमी इसी को लेकर के फायर करता, बंदूक को लेकर के, और इसी बंदूक को लेकर के फायर करता गोली, उतना बड़ा तोप अगर फायर करता, जितना बड़ा तोप टैंक फायर करता, तो सोचो ये तोप पे फोर्स कितना भयंकर लगाता, फिर फोर्स ये भी खूब तेज लगाता, ये तो 1 किलोमीटर दूर जाके गिरता है मान लो, तो अब ये क्या होता, ये भी पीछे 500 मीटर दूर जाके गिरता। फिर अगर इसका वेट, अगर टैंक का वेट ज्यादा ना रखा जाए तो देखो टैंक जितने झटके से उतने बड़े बम को फेंकता, उतने झटके से टैंक को भी पीछे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसीलिए टैंक का वेट इतना ज्यादा भार बढ़ा दिया था कि टैंक उस फोर्स को झेल ले जाए। समझ में आई बात। तो जाहिर की बात है, अगर आदमी छोटे से गन से उतना बड़ा बम फायर करता तो इधर ये लॉन्च होता और पीछे आदमी भी पीछे की तरफ चला जाता, बहुत दूर 500 मीटर दूर जाके गिरता और मर जाता, वो भी बेचारा। इसलिए टैंक का वेट जो होता है वो बहुत ज्यादा रखा जाता है। आपने देखा होगा कि भयंकर चैनल्स लगे होते हैं ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद तब फिर टैंक ऐसे बड़ा सा बना होता है, इस टाइप से होता है ना बेटा, ऐसे चैनल्स होते हैं, और फिर उसके बाद टैंक जो है वो बना होता है, फिर वो फायर करता है बढ़िया। तो क्योंकि इसका वेट इतना ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद देखोगे जब ये फायर होता है तो पूरी तरीके से वाइब्रेट हो जाता है, 4000-3000 पाउंड का बना होता है, जबकि समझ में आएगा। इसलिए गन या टैंक, गन को जो है चेस्ट से लगाकर इसलिए फायर किया जाता है, और टैंक का वजन इतना ज्यादा इसलिए रखा जाता है। ये एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये हो गया, छठवां सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है रॉकेट। रॉकेट आपने दिवाली में देखा होगा, रॉकेट को जब सब लोग जलाते हैं तो रॉकेट में कोई मशीन थोड़ी ना लगी होगी, या फिर आपने देखा होगा जो आसमान में रॉकेट उड़ता हुआ जाता है, जिसमें सब लोग कहते हैं श्री रामचंद्र ने या भगवान इंद्र ने बाण चला दिया है किसी को मारने के लिए, भगवान ने, क्या है पुरानी धारणा है, लेकिन वो वाली जो रॉकेट होती है, या आपने दिवाली में रॉकेट तो देखा होगा, दिवाली में जो रॉकेट होता है इस टाइप का कुछ होता है, ऐसे रॉकेट होता है, और इसमें से एक फुलझड़ी टाइप का ऐसे निकला होता है, इसमें हम माचिस लगा देते हैं, फिर ये छुट 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 करते हुए ऊपर चला जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसमें जो होता है, इसमें इसका जो कंबसन क्वालिटी होता है बहुत भयंकर होता है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ इसमें रखा जाता है, एथिल बर्केटम टाइप का, तो बहुत ज्यादा अगर ज्वलनशील है तो बहुत तेजी से ये जलता भी है। अब अगर वो रॉकेट जो आसमान में उड़ता है, अगर बहुत तेजी से उड़ रहा है वो, और जो आसमान में उड़ता है उसमें क्या होता है, C2H5SH एथिल बर्केटम और लिक्विड हाइड्रोजन गैस भरा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब ये दोनों रख दिया जाता तो ये जब इसको ईंधन में आग लगाया जाता है तो बहुत स्पीड में जलता है, इतना भयंकर जलता है कि पीछे की तरफ बहुत तेजी से क्या छोड़ता है, धुआं। और ये धुआं, ये जो रॉकेट होता है इतनी तेजी से जलता है, चाहे दिवाली वाला ले लो चाहे वो इतना फोर्स से जलता है कि बहुत तेजी से पीछे की तरफ धुआं को एफ फोर्स के पीछे की तरफ निकालता है। आपने देखो अगर छुरछुरी करते हुए रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है, तो जितने फोर्स से धुआं पीछे की तरफ निकालता है, ये जितने फोर्स से धुआं, उतने ही फोर्स से धुआं भी इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ उछालता है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में रॉकेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, रॉकेट में नीचे की तरफ जितना फोर्स उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि नाव, बोट जिसको कहते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेते रहना। आपने देखा होगा बोट जो होता है, बोट में एक आदमी होता है जो चप्पू लेके खड़ा होता, तभी तो ऐसे करके
तो वो क्या करता है, नाव में चप्पू होता है, तो नाव में चप्पू लेकर के वो क्या करता है, ऐसे करके पीछे की तरफ, पानी को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है एक चप्पू से, पानी को पीछे की तरफ धक्का, या जिसमें दोनों होता है, आपने देखा होगा बागी 2 वाले मूवी में जिसमें दौड़ होता है बोट वाला, तो उसमें क्या करता है, चप्पू से धीरे धीरे पीछे की तरफ पानी फेंकता है, और उसके बाद जब पानी को धक्का लगेगा पीछे की तरफ, तो पानी नाव को धक्का लगाएगा किधर, आगे की तरफ। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बेटा इतने सारे एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ध्यान में रखो। और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था केमिस्ट्री और फिजिक्स के सीरीज के लिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। और हाँ कि हाँ सीरीज आएगा, मैंने तय किया कि सीरीज दिया जाएगा, और जैसा भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, और वीडियो को शेयर करो, खूब ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, ठीक है। बस ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।